जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम संविधान लाए हैं। आज संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे। इससे पहले शायद आपने इस प्रकार के प्रश्न नहीं देखे होंगे। जो प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले होंगे, आने वाले होंगे, वही आपको कराने वाले हैं। और साथ ही देख लीजिए, वही प्रश्न कराएंगे जो आज से पहले शायद आप ना पढ़े हो। नए प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं आपको, और एग्जाम स्पेशल क्लास है आपके लिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इस बार एसएससी एमटीएस में आप लोग को पता होगा कि लगभग 45 लाख लोग फार्म भरे हुए हैं कुछ, और एसएससी सीजीएल में 30 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए दोनों के लिए कंबाइंड क्लास लेकर आए हैं हम आज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान का यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीके जीएस जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अंदर जीके जीएस के अंतर्गत सभी सब्जेक्टों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ अभी से। और रोजाना दोपहर 1 बजे क्लासेज और सुबह 9 बजे क्लासेज होती हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? देखिए प्रश्न कितना टफ किया गया शब्दों का हेर फेर करके। वर्ष 1989 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1996 में और वर्ष 2003 में। तो चलिए बताते हैं आपको उत्तर क्या होगा। अगर बात की जाए इसका उत्तर, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर डी हो जाएगा। 2003 में यह अधिनियम संशोधन द्वारा प्रविष्ट किया गया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपसे कहा जा रहा वह वर्ष कौन सा था जो पहली बार किसी राज्य को भाषा के आधार पर बनाया गया था? क्या वर्ष 1951 था, या वर्ष 1947 था, या वर्ष 1950 था, या वर्ष 1956 था? तो कौन सा वर्ष था वह बताइए आप लोग, कमेंट करिए जल्दी से। तो वर्ष 1956 था। वर्ष 1956 था। सबसे पहले भाषाई आधार पर किस राज्य की गठन किया गया था? तो वह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। आंध्र, चलिए हम बता देना, लिख दे लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे पहली बार गठन हुआ था भाषाई आधार पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन अंबेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, संविधान के निर्माता को आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और कितना खर्चा आया था इस पे आपको कमेंट करके बताना। कितने का खर्च आया था, मतलब कितने पैसे लगे थे, आप यह कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल का एक लक्ष्य है, क्योंकि आपके पेपर में समय बहुत कम है। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का पेपर भी 9 सितंबर से चालू है। तो अब हम चाह रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाए, इधर उधर की बातें ना कराई जाए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू हो सकते हैं उतने से जुड़ जाइए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप पूरा प्रश्न सही कर सकते हैं अपने पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता है, तो आपसे लोकसभा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष और डी ऑप्शन है 40 वर्ष। तो चलिए बताइए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का होता 30 वर्ष। और एक बात याद करिए उम्र के बारे में, अगर राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र पूछी जाए तो वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, वही उम्र 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक से निवेदन करेंगे, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक बीता, तो पेरिस ओलंपिक हमने पूरी क्लास करा दी, वो भी वन लाइनर के माध्यम से। हम आपको इस प्रकार की क्लासें प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, और पेरिस ओलंपिक संपूर्ण जानकारी के नाम से एक वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको सारे टॉपिक पेरिस ओलंपिक से कवर करा दिए गए हैं। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर
करंट अफेयर से प्रश्न आएगा तो इस बार पेरिस ओलंपिक में जरूर प्रश्न पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? क्या 1 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष या 6 वर्ष? कई लोग होंगे जो 5 वर्ष मार देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगर लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है, ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, तो राज्यसभा के सांसद जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन गृह मंत्री, सी ऑप्शन उपराज्यपाल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करते रहिए आप लोग, जल्दी से उत्तर बताते रहिए। चलिए, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? उत्तर बताइए आप लोग। चले, तो उत्तर हो जाएगा हमारा उपराज्यपाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उपराज्यपाल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तभी तो हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी स्पेशली करवाते हैं। जस्ट जैसे CGL और MTS की परीक्षा समाप्त होगी, तुरंत हम सीटेट की क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप किसी भी परीक्षा के साथियों हमसे जुड़िए या अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आप सीटेट की क्लासेज होंगे। क्योंकि अब कोई परीक्षा नहीं, UPSC की परीक्षा तो चल ही रही है और कोई परीक्षा भी हाल ही में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? आपसे कहा जा रहा है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? ए ऑप्शन महान्यायवादी, बी ऑप्शन मंत्रिमंडल सचिव और सी ऑप्शन गृह सचिव और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर करते रहिए आप लोग। अगर आपको आता है तब भी, नहीं आता हो तब भी, लेकिन उत्तर करते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर करते रहिए। उत्तर करते रहेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो बी उत्तर है मंत्रिमंडल सचिव, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कई बार आप लोग भ्रमित होते होंगे कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं, यह आपको नहीं पता। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। ए ऑप्शन 1 बार, बी ऑप्शन 4 बार, सी ऑप्शन 3 बार और डी ऑप्शन जितनी बार चाहे। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो भारत का राष्ट्रपति असीमित समय के लिए बन सकता है, मतलब चुनाव लड़ सकता है। ये नहीं कि एक बार जीत गया था हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं, आप चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जितनी बार चाहे वह चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बनाया जा सकता है उसे। अमेरिका में सिर्फ 1 बार या 2 बार है, कई देशों में अलग अलग नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताते रहिए आप लोग। बाकी सब्सक्राइब करिए ना करिए, हम उसके लिए फोर्स नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन फिर भी क्लास कैसी लग रही है इतना तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप खुद जुड़ेंगे, हमें कहना की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है? एक शब्द यहाँ पर दिया गया अधिवर्षिता, ठीक है। चलिए बताइए अधिवर्षिता का मतलब क्या होता है। चलिए, इस प्रश्न में जो अधिवर्षिता दिया गया इसका मतलब बता दीजिए क्या है, अधिकतम आयु क्या है। अधिकतम यहाँ पर समझ गए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कब तक एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है अपने पद पर, यह पूछा जा रहा है अपने प्रश्न में। चलिए देखते हैं, क्या 60 वर्ष तक रह सकता है? ठीक, क्या 60 वर्ष, क्या 61 वर्ष, क्या 62 वर्ष, क्या 65 वर्ष? सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो चलिए बताइए आप लोग। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जहाँ ना सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय में होता है 62 वर्ष, ठीक है। उच्च न्यायालय 62 वर्ष, ठीक, लिख लीजिए।
चलिए लिख लीजिए इसको, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ए ऑप्शन समाजवादी राज्य, बी ऑप्शन साम्यवादी राज्य, सी ऑप्शन लोकतांत्रिक राज्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आप लोग, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए, उत्तर हो जाएगा हमारा साम्यवादी राज्य। जी हाँ दोस्तों, साम्यवादी राज्य जो है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। अब तक लगभग आपने 12 से 13 प्रश्नों को पढ़ लिया। क्लास कैसी लग रही है बताते रहिए आप लोग कमेंट करके। अगर इस प्रकार की क्लासेज आपको चाहिए तो रोजाना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। बाकी आपकी इच्छा, आपको कहीं पर भी मिल रहा हो अच्छे से मैटर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल का एक लक्ष्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में जितना भी समय बचा है हम चाहेंगे कि रोजाना हम अधिक से अधिक प्रश्नों को कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करा सकें। इसी उम्मीद के साथ हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिल सके हमारे द्वारा। तो चलिए, आपका भी दायित्व बनता है, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता होगा कि फार्म कितना पड़ा है, ये आपका क्षेत्र है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते होंगे। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल के पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने बता ही दिया है पहले ही। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। आपसे कहा जा रहा है संविधान बनाने के समय कुछ आदर्श थे जो प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, उनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, ए ऑप्शन स्वतंत्रता, बी ऑप्शन समता, सी ऑप्शन समाजवादी और डी ऑप्शन न्याय। चलिए बताइए। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्रता तो हमारे प्रस्तावना में शामिल है और समता का नियम भी शामिल है और न्याय भी शामिल है। तो इस प्रकार से जो तीनों शामिल थे ये तीनों गलत हो गए, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजवादी नहीं शामिल है, समाजवादी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह नहीं प्रस्तावना में शामिल किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेली हमारे चैनल पर एक फैक्ट वाले जीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। रोजाना एक फैक्ट वाले प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मात्र 1 मिनट से 1.5 मिनट में ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड करना चाहते हैं जो शायद आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम आपको वह भी प्रोवाइड करते जाते हैं। आप पढ़ते रहिए, बस नॉलेज में वृद्धि करते रहिए अपनी, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, ये आपसे यह पूछा जा रहा है। तो चलिए, ए ऑप्शन अंतर्राज्य नदियां, बी ऑप्शन मजदूर संघ, सी ऑप्शन नागरिकता और डी ऑप्शन स्थानीय शासन। चलिए बताइए आप लोग, मध्यवर्ती समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो चलिए बताइए क्या आता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा मजदूर संघ, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मजदूर संघ मध्यवर्ती समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन मजदूर संघ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। क्या प्रभाव है। ए ऑप्शन समान काम के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, सी ऑप्शन गोवध पर निषेध और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है था। तो वो था हमारा गोवध पर निषेध, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवध पर निषेध। चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो चलिए बताइए, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 16 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, तो
18 वर्ष है हमारा, पता होगा आपको, वोट देते होंगे। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पेपरों में आए हुए प्रश्न है यह, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का वह व्यक्ति कौन था जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन राधाकृष्णन और डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शन आपको पता होगा कि मैंने वैसे रख दिया इस समय ट्रेंड के हिसाब से। बाकी आप उत्तर बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हों जो, तो हमारा डी ऑप्शन होगा डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे जो थे वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही बने हुए थे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा करना हो कर दीजिए, लेकिन निवेदन इतना करते हैं आप रोज़ाना हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारी क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो बस करना क्या है, हमारे साथ जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं हमारे हिसाब से। आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे ही चैनल पर आइए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी कोई भी क्लास नहीं जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा सकें। चलिए, आज की क्लास कैसी लगे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।